अच्छा जी। तो कल हमने और परसों भी ईसीजी को डिसाइफर करना सीखा था और उसमें मुख्तलिफ लीड्स, उसमें जैसे हमने चेस्ट लीड्स, हमने लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड लीड्स और हर लीड से बनने वाला जो पैटर्न है उसमें वो बातें जो हमारे समझने के लिए ज़रूरी हैं, जस्ट उनको देखा था। और उसी के साथ हमने तकरीबन वो सारी चीज़ें जो हमारी नॉर्मल हार्ट फिजियोलॉजी में आती हैं उसको कवर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे कार्डिक एरिथमिया को और इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जब हम ईसीजी डिसाइफर कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि सबसे पहली चीज़ जो हम अपनी ईसीजी में देखते हैं वो होता है रिदम। अगर उसमें रिदम हो ही ना, यानी कि हर हार्ट बीट एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ना आए, तो हम फिर इसको कहते हैं कि ये ईसीजी जो है एरिथमिक है। अब डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं एरिथमिया की, या क्यों ऐसा होता है, तो उसको हम जो है आज देखेंगे। कार्डिक एरिथमिया क्या होता है? एन एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द कार्डिक रिदम इज कॉल्ड अ कार्डिक एरिथमिया। एरिथमिया में कॉज सडन डेथ, इनकी वजह से डेथ हो सकती है, इंसान का हार्ट फेल हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, कपकपाहट हो सकती है, उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सिम्पटम्स ऑफ कार्डिक एरिथमियाज में आती हैं। इसमें साथ ही हम 2 टर्म्स दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, एक ब्रेडिकार्डिया और एक टैकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हमने पहले भी बात की थी, अगर हार्ट रेट आपका नॉर्मल हार्ट रेट से स्लो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, यानी कि 60 बीट्स पर मिनट से भी आप कम हो जाएँ, तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। और टैकिकार्डिया होता है 100 बीट्स पर मिनट से अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाए। इसको हम कहते हैं टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया जो है वो ब्रेडिकार्डिया की निस्बत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका हार्ट जो है वो तेज़-तेज़ जब धड़क रहा होता है, तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भई ऐसा लग रहा है कि मेरा जो दिल है वो मेरे सीने के साथ टकरे मार रहा है। तो टैकिकार्डिया जो है वो ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक होता है, आपका हार्ट बहुत तेज़-तेज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और तेज़ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रॉपर पंपिंग भी नहीं हो पाती, इसलिए इसके सिम्पटम्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। टैकिकार्डिया को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वो टैकिकार्डिया जो वेंट्रिकल से ऊपर पड़ा है, चाहे वो है एट्रियम की साइड पर या फिर है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन पर। और दूसरा हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, यानी कि प्रॉब्लम जो है आपके एट्रियम में नहीं है बल्कि आपके वेंट्रिकल्स में है। अच्छा जी। अगर हम नॉर्मल साइनस रिदम को एक दफ़ा रिवाइज़ करें तो हमें पता है कि साइनस रिदम क्या होता है। नॉर्मल हमारा कार्डिक पेसमेकर है एसए नोड, और ये जो इम्पल्स फायर करेगा अपने नॉर्मल रेट के साथ, इसको हम कहेंगे साइनस रिदम। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्चार्ज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि सिंपैथेटिक जो है इंक्रीज़ करता है और पैरासिम्पैथेटिक जो है साइनस रिदम को डिक्रीज़ करता है। नॉर्मल साइनस रिदम में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं कैरेक्टराइज्ड बाय द पी वेव, जिसको हम कहाँ-कहाँ देख सकते हैं, लीड 1 और लीड 2 में, और ये इन्वर्टेड होती है एवीआर में और वी1 में भी बाज़ दफ़ा। ये चीज़ें हमने पहले कल ही देख ली थी कि एवीआर में क्यों जो है वो वेव ऑपोज़िट होती है। साइनस एरिथमिया की अगर बात करें, तो जो एसए नोड है आपका, उसने जो फायरिंग करनी है, अगर उसके रिदम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहेंगे साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमिया आपके पास नॉर्मली भी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी हो रहा होता है। उसकी सिंपल सी बस हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखकर आगे चलते हैं कि जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं, तो आपकी पैरासिम्पथेटिक टून जो है वो डिक्रीज कर जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, और जैसे ही आप एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, तो आपका हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। इस क्यों क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक टोन जो है वो वापस आ जाती है। अगर आप किसी शख्स की ईसीजी जो है वो ऐसे वक़्त में रिकॉर्ड करें जिस वक़्त वो नॉर्मली मूव कर रहा है और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मली कर रहा है, तो आप उसके ईसीजी ग्राफ में ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जैसे ही ये साँस अंदर की तरफ ले रहा है, यानी कि इंस्पायरेशन कर रहा है, उस वक़्त जो पीक और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ चुका है, और जैसे ही वो एक्सपायरेशन करेगा तो उस वक़्त जो पी क्यूआरएस हमारे पास पूरी वेव्स आएँगी, वो थोड़े फासले के साथ आएँगी। ये एक जनरल सी बात थी।
ये नॉर्मल ये कोई ऐसी डिजीज वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल जो है वो इंसान में होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अगर हम बात करें कि अब एक्चुअल एरिथमियास की बात करें, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि एसए नोड में अगर एरिथमिया हो जाए, एसए नोड का कोई ब्लॉकेज हो जाए तो वो कैसे एरिथमिया प्रेजेंट करेगा एट्रियल सेल्स में। उसके बाद हमारे पास एवी नोड और एवी जंक्शन आता है, और फिर वेंट्रिकुलर सेल्स में। इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे कि किस स्टेप में कहाँ पे क्या इशू आए, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ईसीजी पर क्या इफेक्ट आएगा, ताकि जब हमारे सामने एक स्पेसिफिक पैटर्न की ईसीजी आए तो हम ये देख सकें कि अच्छा इसमें ये खराबी है, तो लाजमी जो आपका कार्डिक मसल है वो इस तरह के एरिथमिया से गुजर रहा होगा। ये जिनका माइक ओपन है वो अपना माइक जो है वो क्लोज कर लें काइंडली। एरिथमिया के जो हैं वो दो मेन मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो ऑटोमेटिसिटी या फिर री एंट्री। अब जो पहला कॉज है ना वो ये है कि आपका जो सेल है, जो आपका पेस मेकर है, उसके अलावा कहीं और पेस मेकर बन जाए, डेवलप हो जाए, और वो दोबारा से फायरिंग स्टार्ट कर दे, जिसको हम कहते हैं इक्टोपिक पेस मेकर। अब जैसे अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ कि सपोज करें यहाँ आपके पास ऐसे नोड पड़ा हुआ है जिसने नॉर्मली पेसमेकर का काम करना है, लेकिन क्या हुआ आपके पास कार्डियक मसल की कोई इंजरी हुई, और यहाँ पे एक इक्टोपिक फोकाई बन गया। इक्टोपिक फोकाई हम उस पार्ट को कहते हैं जो हार्ट का डैमेज हो जाए और वो फिर सेल्फ एक्साइटेशन स्टार्ट कर दे। यानी कि नॉर्मली तो आपके एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट करनी थी, अगर आपका कोई और पार्ट ऐसे नोड के अलावा, चाहे वो एवी नोड हो जाए कॉन्टिन्यूसली, या फिर कोई ऐसा पार्ट जिसने कंडक्शन सिस्टम में हिस्सा ही नहीं लेना था, जैसे मिसाल के तौर पर ये एट्रिया का कोई सेल है, इसमें इंजरी हो गई है और अब ये भी इम्पल्सिस फायर करने लग गया है, तो इसको हम पहली कॉज में देखेंगे। या दूसरी जो कॉज है हमारे पास वो है री एंट्री। री एंट्री ये होती है बच्चों कि जैसे ही हमारा एसए नोड इम्पल्स फायर करता है, वो एवी नोड के पास आती है। एवी नोड से आगे सारे बंडल्स में जब जाने के बाद, जब वो वापस पहुंचती है एसए नोड के करीब, या यूं कहें कि जो एट्रिया ही की जो एसए नोड की जो इम्पल्स आई थी, जिस जो एट्रिया तक पहुंची थी, जब वो एट्रिया को कंप्लीटली डीपोलराइज करके वापस एसए नोड तक आती है, तो एसए नोड उस वक्त एक ऐसे फेज में होता है जिसमें वो नई इम्पल्स को पिक नहीं कर पाता, जिसको हमने कौन सा पीरियड कहा था, रिफ्रैक्टिव पीरियड। जब भी रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर दोबारा से इम्पल्स मिलेगी एसए नोड को, तो वो नई इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा बल्कि अपनी पुरानी इम्पल्स को ही कंटिन्यू रखेगा। खुदा ना खास्ता टाइम का कोई इस तरह का इशू आ जाता है कि यहाँ पे कंडक्शन इतनी स्लो हो जाती है कि अब जो है आपकी इम्पल्स जब एट्रिया को कवर करके दोबारा एसए नोड तक पहुंची, तो एसए नोड अपने रिफ्रैक्टिव पीरियड से निकल चुका था, और जो है यही इम्पल्स जो उसने पहले खुद ही जनरेट की थी उसी के अंदर दोबारा एंटर हो गई, और इसी इम्पल्स ने उसको मजबूर किया कि भाई एक और इम्पल्स जनरेट करो, एक और इम्पल्स जनरेट करो, एक और इम्पल्स जनरेट करो। तो इसको हम कहते हैं फिनोमिना ऑफ री एंट्री। नॉर्मली ये री एंट्री क्यों नहीं होती, क्योंकि जब सारे एट्रिया को डीपोलराइज करके इम्पल्स ऐसे नोड तक पहुंचती है, तो ऐसे नोड उस वक्त अपने रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड में होने की वजह से वो पुरानी इम्पल्स को पिक नहीं करता, थोड़ी देर रेस्ट करता है और अगली इम्पल्स फायर कर देता है नॉर्मल रिदम के साथ। लेकिन अगर कंडक्शन सिस्टम में कोई ऐसा मसला आ जाए कि वो टाइम, जिस टाइम में रिफ्रैक्टिव पीरियड ने मौजूद होना होता है, या तो वो रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो जाए, या कंडक्शन स्लो होकर जब वो इम्पल्स दोबारा एसए नोड तक पहुंचे, तो एसए नोड अपने रिफ्रैक्टिव पीरियड से निकल चुका हो, तो जैसे ही उसके पास उसकी इम्पल्स पहुंचेगी तो वो अपनी पुरानी इम्पल्स को लेगा और उसी से एक नई इम्पल्स जनरेट कर देगा, जिसको हमने ये दिखाया है। जब फिनोमिना ऑफ री एंट्री होती है तो इससे भी हमारे पास एरिथमियाज बनते हैं। एसए नोड का अगर हम प्रॉब्लम देखें कि भाई साइनस ब्रेडिकार्डिया है या फिर साइनस टैकिकार्डिया है, अभी जिसको हम देख रहे थे, तो देखें एसए नोड का जब हमने ब्रेडिकार्डिया की बात की तो इसमें आप देखें ये पी आर, जो आपको पी वेव मिल रही है, ये पी
और ये पी आर इंटरवल कंप्लीट हुआ, ये आ गया क्यू आर एस, और ये फिर आ गया टी। इसमें भी देखें, ये पी वे वाई, क्यू आर एस, और उसके बाद ये टी। लेकिन अब ये आइसो इलेक्ट्रिक फेज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको चाहिए था यहीं कहीं पे आपका एसए नोड दोबारा फायरिंग करता, दोबारा से पी क्यू आर एस बनता, लेकिन एक आर वेव से लेकर दूसरी आर वेव का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब आप इसको, अगर हम इसका से रिदम भी निकालना चाहें तो देखिए हमारे पास कितने बॉक्स हैं। वन, एक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और तकरीबन ये आधा यहाँ से और आधा यहाँ से, 8 हमारे पास बॉक्सेस आ गए हैं। अब हम 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारी जो इम्पल्स है उसका रेट कितना कम आएगा। ठीक है, ये था साइनस ब्रेडिकार्डिया की ईसीजी, इस तरह की आपके पास आती है। और साइनस टैकीकार्डिया की कैसे आएगी? जब आपके पास क्या हो कि बहुत जल्दी जल्दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हो। अब आप ये देखें इन दो आर वेव्स के दरमियान कितना फर्क है, जस्ट एक, दो, और ये ढाई, तकरीबन ढाई बॉक्सेस का जो है इसमें फर्क है, यानी कि 12 स्मॉल बॉक्सेस। जब आप 1500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। ऑल दो इसमें जो है आपका रिदम मेंटेन रहेगा, लेकिन हम इसको फिर भी इसी में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी ईसीजी जो है यहाँ से इंटरप्रिटेशन आपकी क्लियर हो जाए कि इसमें साइनस टैकीकार्डिया में हमारे पास कितनी जल्दी जल्दी जो है वो एक से दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो आ रहा है। ऊपर आपने साइनस ब्रेडिकार्डिया देख लिया, ये अब हमने साइनस टैकीकार्डिया देख लिया। अच्छा जी, साइनस ब्रेडिकार्डिया वही बातें, 60 बीट्स पर मिनट से कम होगा। और इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? एक तो सोते हुए, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म वगैरह और सारे जो फंक्शंस हैं वो इतने स्लो डाउन हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आपका जो हार्ट है वो ब्रेडिकार्डिया की तरफ चला जाता है। या दूसरे हैं एथलीट्स, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनका जो हार्ट का मसल है वो इनलार्ज कर जाता है। और इनलार्ज इसलिए करता है ताकि जब वो दौड़ रहे हों या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हों तब भी हार्ट का मसल जोर से पंप कर सके। अब जब एथलीट्स जो हैं, जब ये अपनी रनिंग वगैरह या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, जब रेस्टिंग फेज में होंगे, तो भी इनका जो हार्ट है, क्योंकि अब तो उसको आदत हो गई है बहुत जोर जोर से धड़कने की, तो वो कॉन्ट्रैक्शन तो है बहुत जोर से करेगा। लेकिन हमने ओवरऑल जो है नॉर्मल कार्डिक आउटपुट उसको मेंटेन रखना है। तो जब आप पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ब्लड जो है वो पंप करेंगे, नॉर्मली हमने क्या देखा था, हमारा क्या था, हम 70 ml पर बीट जो है वो इजेक्ट किया करते थे। अब एथलीट्स में 70 से अगर ज्यादा, लेट्स फॉर 90 हो रही है, लेकिन आपने अपना कार्डिक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट ही मेंटेन रखना है, तो आपका हार्ट रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये एज अ कंपनसेशन एथलीट्स में होता है, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो है नॉर्मली जब वो रेस्टिंग फेज में होते हैं या नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो उनका हार्ट ब्रेडिकार्डिया की तरफ चला जाता है। ये तो थी हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बच्चों याद रखते हैं वो हैं कि अभी कोई डिजीज नहीं हुई है और ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली हो रहा है। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखें, स्लीप भी कोई इशू नहीं है, और एथलीट्स में जब वो रेस्टिंग फेज में होते हैं वो भी उनके लिए कोई बीमारी नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल हो गया। पैथोलॉजिकल में फिर हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जॉइंडस की एक फॉर्म होती है, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर आपका बढ़ जाए तो भी आप ब्रेडिकार्डिया की तरफ जाते हैं। अब हाइपोथर्मिया में हमने पहले ही कहा था जब हमने आयोनिक अबनॉर्मेलिटीज पढ़ी थी, कि जब टेम्परेचर का राइज आता है तो आयंस का फ्लो बढ़ जाता है, आयंस के फ्लो बढ़ने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। उसी को आप रिवर्स करें कि जब आप हाइपोथर्मिया में होंगे, आयन का फ्लो कम हो जाएगा, हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी इसी तरह कैल्शियम के वजह से जो है, कैल्शियम कम होने की वजह से हो जाएगा आपके पास। और अगर आप किसी ड्रग थेरेपी पे हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स वगैरह ले रहे हैं, तो इससे भी आपका जो है हार्ट रेट कम हो जाता है। बल्कि वो लोग जिनमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको एज अ मेडिसिन जो है हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा आपको याद होगा,
सिंपैथेटिक सिस्टम जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था हमारे पास बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी में बीटा वन जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हार्ट रेट और उसकी कंडक्शन सारा कुछ बढ़ा देते हैं। अगर इसी रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें तो हम हार्ट रेट को कम कर लेंगे। तो वो लोग, वो पेशेंट्स जिनमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उनको हम एज अ मेडिसिन भी बीटा ब्लॉकर देते हैं। और अगर कोई न्यूरली मीडिएटेड सिंड्रोम हो, बाज़ दफ़ा उनमें भी हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। एक्यूट, अच्छा, इंट्रिंसिक कॉजेज में देखें तो अगर आपके पास इस्कीमिया हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है तो एसए नोड वैसे ही डैमेज हो रहा है, वो प्रॉपर फायरिंग नहीं कर पा रहा। जब वो प्रॉपर फायरिंग नहीं कर पाएगा तो जो है आपका जो है वो ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। अब साइनस टैकिकार्डिया की अगर बात करें तो टैकिकार्डिया में क्या होगा? साइनस टैकिकार्डिया में आपके पास हार्ट रेट जो है वो बढ़ चुका है। कॉजेस क्या हैं? इसकी फीवर है, वही टेम्परेचर का राइज हो जाएगा। हाइपोवोलीमिया में आपके पास ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, पर बीट इजेक्शन कम होती है। तो ओवरऑल कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए आपका जो हार्ट है वो अपना रेट बढ़ा देता है। पेन, इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की डिमांड होती है हमारे पास, तो इसलिए भी जो है एक्सरसाइज में टैकिकार्डिया देखने को मिलता है। इमोशन और एंजाइटी, एंजाइटी में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, आप ज़्यादा परेशान जब होते हैं तो भी आपको टैकिकार्डिया देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है हार्ट ब्लॉक का। हार्ट ब्लॉक क्या है जी? हार्ट ब्लॉक और कंडक्शन ब्लॉक में अकर एट एनी लेवल इन द कंडक्शन सिस्टम, ब्लॉक इन आइदर द एवी नोड और द हिज बंडल। कहीं भी किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास ब्लॉकेज हो जाए हार्ट ब्लॉक में, उसको हम देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जब भी आप ईसीजी देखेंगे तो आपको पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज्ड मिलेगा। पीआर इंटरवल आपको इंक्रीज मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम ये कहते हैं कि हमारा जो एसए नोड है उसने तो इम्पल्स टाइम पर फायर कर दी। इम्पल्स टाइम पर फायर करने की वजह से इम्पल्स नॉर्मली एवी नोड तक तो पहुंच गई, लेकिन एवी नोड में कोई ना कोई ऐसा ब्लॉकेज पड़ा हुआ है कि वहां से आपकी इम्पल्स को जितना नॉर्मली डिले होना चाहिए था, ये अब उससे भी ज्यादा डिले हो रही है। तो हमने क्या कहा था, पीआर इंटरवल हमारे पास शो क्या करता है? पी वेव शो करती है एट्रिया की डीपोलराइजेशन, और आगे पीआर इंटरवल को कंबाइन देखे तो हमें पता चलता है कि एसए नोड से एवी नोड तक और एवी नोड से आगे कितनी देर में इंपल्स जो है वो निकल चुकी है बंडल ऑफ हिस के लिए। अब आप अगर इसमें देखें तो पीआर इंटरवल कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। नॉर्मली हमने क्या कहा था कि हमारे पास 3 से 4 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं पीआर इंटरवल के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आपके वो तकरीबन 2 बड़े बॉक्सेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक बड़ा बॉक्स जो है वो 0.2 सेकंड का है, तो यानी कि पीआर इंटरवल आपका 0.4 सेकंड के करीब करीब पहुंच गया। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपने ये बात याद रखनी है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। हो सकता है कि आपकी जो नॉर्मल रिदम जो है वो मेंटेन हो, यानी कि एक आर से दूसरे आर का डिस्टेंस तो बराबर हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोलोंग हो गया हो। अब जैसे आप ये देखें कि यहाँ पे पी वे वाई होना तो चाहिए था, यहीं से क्यू आर एस जनरेट हो जाता, लेकिन क्यू आर एस जनरेट नहीं हुआ, बल्कि पी आर इंटरवल बहुत ज़्यादा प्रोलोंग हो गया उसके बाद क्यू आर एस। उसकी वजह यही है कि वेंट्रिकल में जो आपके पास पोटेंशियल पहुंचा है वो देर से पहुंचा है। ये था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। डिले कहाँ कहाँ हो सकता है एट्रियम में डिले हो गया हो सकता है एवी नोड में पहुंचा हो, वहां से आगे ना निकला हो सकता है बंडल ऑफ हिज में कहीं ना कहीं मसला हो गया हो। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपने ये चीजें देखनी है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपके पास क्या होता है? सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये होता है आपके पास कि
जब पी वेव जो है आपकी वो पहुंच तो गई है आपके पास एवी नोड में, लेकिन एवी नोड में कोई ना कोई ऐसे डिले आया है कि एवी नोड ने उसको बिल्कुल ही आगे पास ही नहीं होने दिया। जब उसने पास ही नहीं होने दिया आपके पास, तो क्या होगा, आपकी जो बीट है वो ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपके पास पी वेव आई, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए था एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर आपको मिलना चाहिए था एक टी वेव। लेकिन क्या हुआ कि पी वेव तो अपने टाइम पर आ गई, आगे एवी नोड में जो है आपके पास प्रॉपर आगे कंडक्शन हो ही नहीं सकी। जब एवी नोड से आगे इंपल्स गई ही नहीं और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ ही नहीं, तो आपके पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे आता। तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉप बीट्स होते हैं, यानी कि आप देखेंगे एक पी वेव है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिसिंग है, फिर आपके पास फिर पी वेव है। अब ये दूसरी दफा फिर पी वेव आई, तो एवी बंडल ने जो है इसको कोशिश करके जो है वो पहुंचा ही दिया आगे, जिसकी वजह से आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। तो फर्स्ट डिग्री में हमने क्या देखा था, फर्स्ट डिग्री में जस्ट हमारे पास पी आर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हुआ था, और सेकंड डिग्री में हमारे पास पी आर इंटरवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि देखें आपके पास बीच का क्यू आर एस और टी आ ही नहीं रहा, यानी कि प्रॉपर एक बीट जो है वो ड्रॉप हो गई है। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से मैकेनिकल का अगर अंदाजा लगाएं, तो आपका एट्रिया दो दफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब जाके आपका वेंट्रिकल जो है वो एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, सेकंड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक है ना बच्चों, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन मॉर्बिड्स और टाइप टू। टाइप वन में ये होता है कि आपके पास पी वेव जो है वो कभी कभी प्रोग्रेस कर जाती है आगे, और कभी कभी वो नहीं करती। हमें कंप्लीट पता नहीं होता कि ये पी वेव आगे जाएगी या नहीं जाएगी। हो सकता है एक पी वेव चली जाए आगे, क्यूआरएस बना दे, दूसरी पी वेव ना जा सके, एक ड्रॉप बीट आ जाए, फिर एक चली जाए, फिर अगली दफा हो के दो दो दफा ड्रॉप हो जाए और तीसरी चली जाए। तो मॉर्बिड्स टाइप वन में हमारे पास कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि एक पी वेव के बाद एक ड्रॉप बीट आएगी, उसके बाद फिर नॉर्मल बीट आएगी, फिर ड्रॉप आएगी। नहीं, हमारे पास कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि आएगी या नहीं। जबकि मॉर्बिड्स टाइप टू में हमें ये पता होता है कि कितनी दफा पी वेव जो है वो ड्रॉप होगी, तो उसके बाद हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो मॉर्बिड्स टाइप टू की अगर यहाँ पर हमारे पास ईसीजी होती, तो वो कुछ इस तरह से होती कि हमें पता होता कि अगर हम देखते हैं मॉर्बिड्स टाइप टू में 2:1, कि हर दफा दो पी वेव्स के बाद हमारी एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा। 2:1 भी हो सकता है और 3:1 भी हो सकता है, यानी कि तीन पी वेव्स के बाद आपको एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। टाइप वन और टाइप टू में बस यही फर्क है कि टाइप टू में आपको रेशो का पता होता है, टाइप वन में आपको रेशो का नहीं पता होता। बाकी ईसीजी जो ग्राफ में है वो तकरीबन ऐसी ही होती है। टाइप टू में अगर 2:1 है तो इसका मतलब है दो पी वेव्स आएंगी, उसके बाद फिर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो आ जाएगा। जबकि ये जो हमारे पास डायग्राम है ये टाइप वन की है। अब टाइप वन में देखें, ये पी वेव भी कंडक्ट हो गई, ये पी वेव भी कंडक्ट होगी, और उसके बाद फिर ये पी वेव जो है ये ड्रॉप हो गई, यहाँ ड्रॉप बीट आ गई हमारे पास। यानी कि टाइप वन में हमें पता नहीं था कि क्या रेशियो आएगी, जबकि टाइप टू में रेशियो का पता था। बस यही फर्क था। अब हम बात करते हैं टाइप थ्री की। अ, जो टाइप थ्री होती है ना हमारे पास, उसमें क्या होता है कि आपका जो एवी नोड है वहां पर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, यानी कि अब आपकी पी वेव आगे जाएगी ही नहीं। अब पी वेव आगे ना जाए तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो एवी बंडल हैं वो पहले थोड़ी देर तो इंतजार करेंगे कि हमारे पास पीछे से ऐसे नोड की तरफ से जो नॉर्मली इम्पल्स आती है वो आ जाए। जब वो थोड़ी देर देखेंगे कि भाई हमारे पास कोई भी बीट नहीं आ रही, तो फिर हमने शुरू में ही ये बात की थी कि जो हमारे परकंजी सिस्टम है, जो हमारा बंडल ऑफ हिज है और जो हमारा एवी नोड है,
इनमें कैपेसिटी है कि ये खुद ब खुद बीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं। तो थर्ड डिग्री ब्लॉक में यही होता है कि आपका जो एवी नोड है उसका ताल्लुक पीछे से एसए नोड से खत्म हो गया। एसए नोड अब एट्रिया को अलग से कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और एवी नोड में जहां ब्लॉकेज पड़ा था उस ब्लॉकेज से आगे जो भी सेल्फ एक्साइटेटरी बंडल होगा वो अपनी हार्ट बीट खुद से शुरू कर लेगा। अब इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि आपके पास एक पी वेव आई, आपके पास दूसरी पी वेव आई, आपके पास तीसरी पी वेव आई, कहीं पे भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया आपके पास। इसका मतलब है कि एट्रिया से आगे वेंट्रिकल में इंपल्स जा ही नहीं रही। एट्रिया जो है वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे अब आपके पास क्यूआरएस आ गया। और अगर आप इस क्यूआरएस को देखें तो ये क्यूआरएस जो है इस क्यूआरएस की निस्बत जो है ज़रा वाइड है। उसकी वजह क्या है कि एसए नोड का फायरिंग रेट ज़्यादा होता है, लेकिन अब क्योंकि एवी नोड या फिर बंडल ऑफ हिज जो है वो एक्साइटेशन करवा रहा है और उसकी एक्साइटेटरी कैपेसिटी जो है वो कम है बनिस्बत एसए नोड के, इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो पहले से थोड़ा सा वाइड हो गया है। अब आपके पास किसी किस्म का कोई रिदम नहीं है, एट्रिया अलग से पंप किया जा रहा है, वेंट्रिकल अलग से पंप किए जा रहा है। हो सकता है कभी 2 दफ़ा एट्रिया पंप करे तो जाके आपका एवी नोड 1 दफ़ा आपके वेंट्रिकल को पंप करवा सके। हो सकता है कभी आपका एट्रिया 4 दफ़ा पंप कर जाए तो जाके 1 दफ़ा आपका वेंट्रिकल पंप करे। यानी कि अब कोई भी सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं रही। एसए नोड अलग से एट्रिया को चला रहा है, राइट और लेफ्ट एट्रियम को, और एवी नोड या बंडल ऑफ हिज अलग से जो है आपके पास चला रहा है आपके वेंट्रिकल्स को। तो इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब अगर हम इन तीनों हार्ट ब्लॉक्स को एक दफ़ा दोबारा देखना चाहें तो हमने क्या बात की थी कि जो हार्ट ब्लॉक की टाइप 1 है, उसमें जस्ट हमारे पास क्या हुआ है, हमारा पीआर इंटरवल जस्ट वो बड़ा है, कोई भी ड्रॉप बीट हमारे पास नहीं आई है। ना ही हमारे पास कोई और मसला हुआ है, जस्ट ये हुआ है कि कंडक्शन डिले हो गई है, ये अभी इनिशियल था, इसलिए हमने इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहा था। एसए नोड का अभी भी जो है वो ताल्लुक था, वही एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, वही वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था। फिर हमने सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात की। सेकंड डिग्री में हमने कहा कि भाई पीआर इंटरवल अब इतना डिले हो चुका है कि बाज़ दफ़ा एवी नोड से आपकी इम्पल्स जाती ही नहीं है और यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप बीट देखने को मिलती है। लेकिन जब अगली दफ़ा पी वेव आती है तो वो एवी नोड से गुजर ही जाती है, इसलिए एवी नोड अपने आप को खुद से एक्साइट नहीं कर रहा। वो इंतज़ार करता है कि अच्छा चलो अभी मेरे पास वेव नहीं आई, हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए। सेकंड डिग्री में भी आपके पास जो मेन पेसमेकर था वो आपका एसए नोड ही था, वहीं से इम्पल्स आ रही थी। अलबत्ता कभी एवी नोड उसको कैच करके आगे ट्रांसमिट कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था, इसलिए ड्रॉप बीट आती थी। लेकिन टाइप 3 में क्या हुआ कि आपका एसए नोड बिल्कुल ही जो है वो अलग से बीट करवाने लग गया आपके एट्रिया को, और आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एवी नोड और द बंडल ऑफ हिज जो है वो बीट करना शुरू हो गए। इसमें अब आपके पास कोई रिदम नहीं रहा, एसए नोड अलग से बीट करने लग गया, एवी नोड अलग से आपके वेंट्रिकल्स को बीट करवाने लग गया। अब ऐसी सूरत हाल में देखें, हो सकता है अभी वेंट्रिकल की प्रॉपर फिलिंग ही ना हुई हो और आपका जो है वो वेंट्रिकल पंप करना शुरू कर जाए, या बाज़ दफ़ा उसकी ओवर फिलिंग हो जाए क्योंकि एट्रिया 3 दफ़ा पंप कर चुका है और फिर वो बेचारा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। तो इसमें आपको बहुत सीवियर मसाइल देखने को मिल सकते हैं कि या तो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसमें इजेक्शन हो ही नहीं पा रही सही से, क्योंकि आपके पास इसलिए इजेक्शन नहीं हो रही, ब्लड का वॉल्यूम ही नहीं है आपके पास, या फिर ब्लड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ गया आपके पास कि अब आपके एक्टिन मायोसिन फिलामेंट इतने ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं कि अब भी वो प्रॉपर जो है वो बीट नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आपने देखें इसमें, अगर हम यहाँ देखें सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एम्पलीट्यूड जो है वो ठीक-ठाक है आपके पास। तकरीबन 1.5 मिलीवोल्ट आप अचीव कर पाते हैं। लेकिन इस थर्ड डिग्री में देखें आप जस्ट 1 मिलीवोल्ट के करीब-करीब जो है वो अचीव करते हैं एम्पलीट्यूड को। इसी वजह से क्योंकि प्रॉपर जो है सिंक्रोनाइज़ेशन ना होने की वजह से आपका जो है वेंट्रिकल वो प्रॉपरली बीट कर ही नहीं पा रहा।
अब हम आते हैं प्री मिच्योर बीट्स की तरफ। हमने हार्ट ब्लॉक्स पढ़ लिए, अब हम आते हैं प्री मिच्योर बीट्स, एट्रियल प्री मिच्योर बीट और एट्रियो वेंट्रिकुलर प्री मिच्योर बीट। अच्छा जी, एट्रियल प्री मिच्योर बीट का मतलब ये है कि आपके पास समझें ये एक हार्ट है जिसमें आपके पास ऊपर वाले दो वेंट्रिकल्स और ऊपर वाले सॉरी दो एट्रियम और नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स हैं। यहाँ पे आपके पास एसए नोड जो है वो पड़ा हुआ है। एसए नोड ने तो नॉर्मली फायर कर दिया, लेकिन जो हमने शुरू में बात की थी ऑटोमेटिसिटी की, उसकी वजह से समझें यहाँ पे कोई ऐसी वजह पड़ी हुई है कि अलग से एक फोकाई डिवेल्प हो गया है। वो अलग फोकाई अब क्या करेगा, ये एक इक्टोपिक फोकाई है, ये भी बीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। एक बीट आएगी आपके पास एसए नोड की वजह से जो नॉर्मली आनी थी, और एसए नोड अभी कोशिश कर ही रहा होगा कि भाई मैं अगली बीट बनाऊं। उससे पहले पहले आपके इस जो इक्टोपिक फोकाई है यहाँ से एक और इम्पल्स आ जाएगी एवी नोड के पास। अब एवी नोड तो को तो नहीं पता कि मेरे पास बी इम्पल्स कहाँ से आई है, एसए नोड से आई है या किसी और इक्टोपिक पेस मेकर की वजह से आई है। वो क्या करेगा, दोबारा से अपने वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। इसी वजह से आप ये देखें, अगर इस डायग्राम में जो प्री मिच्योर बीट की हमारे पास ईसीजी आती है वो किस तरह की आती है आपके पास। ये आपके पास एक नॉर्मल पी क्यू आर एस बना, ये टी वेव बनी, ये आइसो इलेक्ट्रिक फेज आया, ये फिर से पी क्यू आर एस बना, टी बना। अब होना तो चाहिए था थोड़ा सा आइसो इलेक्ट्रिक फेज आता, लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक फेज आया ही नहीं, फौरन से पी वेव बनी, क्यू आर एस बन गया। तो ये जो एक्स्ट्रा क्यू आर एस बना है और ये जो एक्स्ट्रा पी वेव आई है, ये किस वजह से आई है कि जो आपके पास एक इक्टोपिक फोकाई डिवेल्प हो गया था। इक्टोपिक फोकाई किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि या तो आपका कोई जो सेल है हार्ट का किसी खास पोर्शन का वो खराब हो गया है, या उसमें जो आयनिक एबनॉर्मेलिटी ऐसी आ गई है, या करंट ऑफ इंजरी प्रोड्यूस होने लग गया है, मतलब इंजरी की वजह से भी उसमें आयोनिक फ्लो इस तरह का होने लग गया कि वो खुद ब खुद जो है वो इम्पल्स जनरेट करने लग गया है। यहाँ पे पड़ा होता है आपका एसए नोड। एसए नोड से एवी नोड में आने में लगता है थोड़ा टाइम, इसलिए जो है आपका पीआर इंटरवल थोड़ा सा लॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप इस पीआर इंटरवल को देखें तो ये तो बहुत ही शॉर्ट पीआर इंटरवल है। अब इस शॉर्ट पीआर इंटरवल की वजह से देखें आपके पास फौरन पी आर और क्यू आर एस आ गया। तो यहाँ पे भी आपके पास एक प्री मिच्योर बीट बन गई है। प्री मिच्योर बीट क्यों बनी है, एसए नोड तो अपने नॉर्मल स्टेट में था, लेकिन आपके पास कोई ऐसा पोर्शन डेवलप हो गया है जिसने एक्स्ट्रा इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू कर दी हैं। एक्स्ट्रा इम्पल्सेस की वजह से आपके पास प्री मिच्योर बीट आ गई है। अच्छा, अब आप इस प्री मिच्योर बीट के बाद देखें कि जो अगली जो नॉर्मल बीट आनी थी उसमें काफी ज्यादा आइसो इलेक्ट्रिक फेज आ गया। यानी कि अगर आप इन दो का आइसो इलेक्ट्रिक फेज देखें और इन दो का आइसो इलेक्ट्रिक फेज देखें तो ये वाला जो आइसो इलेक्ट्रिक फेज है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह ये है कि जब एक टॉपिक फोकाए एवी नोड को इम्पल्स भेजता है तो उसी वक्त वो जो होती है इम्पल्स वो चली जाती है एस से नोड के पास। एस से नोड के पास भी यहाँ चली जाती है। अब एस से नोड उस वक्त एक ऐसे पीरियड में होता है जब उसने इम्पल्स जनरेट नहीं करनी होती, बल्कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है। यानी कि हमने जो बात की थी कि एस से नोड कहीं इस फेज में होगा। अब जैसे ही ऐसे नोड इस फेज में दोबारा इंपल्स रिसीव करेगा, वो दोबारा से ऊपर जाएगा और उसको दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर आना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मली अपनी जो बीट है वो प्रोड्यूस कर सके। तो इस इक्टोपिक फोकाई ने हमारे पास दो मसाइल क्रिएट किए। एक तो इसने वेंट्रिकल को बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वेंट्रिकल जो है अभी प्रॉपरली उसमें फीलिंग हुई नहीं थी, वो प्रॉपरली बीट करने की सलाहियत रख ही नहीं सकता था। एक तो ये मसला कर दिया। दूसरा इसने क्या किया कि वापस एसए नोड के पास जाने की वजह से जो एसए नोड ने समझे पहले हर 1 सेकंड के बाद बीट प्रोड्यूस करनी थी, अब इसकी वजह से
उसमें आधे सेकंड का और डिले आएगा, और जो ये बीट आएगी वो अगली नॉर्मल बीट हमारे पास 1.5 सेकंड के बाद आएगी। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थी एट्रियल प्रीमिच्योर बीट। अब हम आते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर प्रीमिच्योर बीट की तरफ। एट्रियो वेंट्रिकुलर प्रीमिच्योर बीट में क्या होता है कि आपके पास पी क्यू आर एस बना नॉर्मली, और फिर बन गए आपके पास टी वेव। फिर से क्या हुआ, पी क्यू आर एस बना और आपके पास आ गई टी वेव। लेकिन अब क्या हुआ, आपके पास तो क्यू आर एस पहले बन गया और पी वेव जो है वो बाद में आई। अब ये किस तरह का अजीब काम हो गया, हालांकि हमने तो कहा था कि पहले पी वेव आएगी उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर जाके हमारे पास टी वेव आएगी। ये तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी के दरमियान पी वेव आ गई है। अब ये बच्चों इस वजह से होता है कि जो आपका एस ए नोड है वो तो नॉर्मली फायरिंग कर रहा है, इधर से तो नॉर्मल इम्पल्स आ ही रही है। लेकिन ये जो आपका इधर एस ए नोड पड़ा हुआ था ना, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने कहा एस ए नोड वाली इम्पल्स भी मैं आगे भेजूंगा और अपनी खुद से भी इम्पल्स जो है वो मैं जनरेट करके आगे भेजूंगा। अब जब इसने एस ए नोड वाली इम्पल्स भेजी है तो आपके पास नॉर्मल पी क्यू आर एस टी बन गया, क्योंकि एस ए नोड से पहले पी बन जाना था। और जब ये भेजेगा खुद से अपनी बनाई हुई, तो ये पहले बना देगा क्यू आर एस, क्योंकि एवी नोड का काम है वेंट्रिकल को पंप करवाना। और ये जो पी वेव आएगी ये पिछले एस ए नोड से जो हमारे पास अगली बीट आनी थी उसकी पी वेव बन जाएगी। इसी चीज को दोबारा रिवाइज करते हैं, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अ, दोबारा मिलते हैं 5 मिनट के वक्फे के बाद।